नमस्कार। आज जो है अपना वास्तविक संख्या का चौथा क्लास है और हम लोग जो है आज 1.2 प्रश्नावली यानी 1.1 प्रश्नावली को भली भांति कर चुका है और हमने बना चुका है और बहुत अच्छे तरीका से समझाया है और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है वीडियो पर। चलिए आज जो है अपना दूसरा प्रश्नावली है 1.2 और जो है इसके भी पूरे प्रश्नों को आज हम लोग सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे ताकि हम आगे बना पाए। और वैसे साथ छात्र जो 2027 में मैट्रिक के परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उनके लिए जो है ये सुनहरा क्लास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ना प्रश्न को हल करना है, सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है अपना 140। हमने ये सभी प्रश्नों को ले रखा है और इसी प्रकार सभी प्रश्नों को भी बोर्ड पर लिखकर ही बनाएंगे और ये प्रश्न एनसीईआरटी के होने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 140। अब इस 140 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब कि अभाज्य के रूप में तोड़ना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले ना सबसे छोटा संख्या से भाग लगाते हैं। तो एक से तो लगाना नहीं है, एक से तो हर कोई कटता है, हम लोग 2 से शुरू करेंगे। क्या है, 2 से 140 कटेगा, 2 से काटते हैं 40, 140 तो ये 70 मरतबे कट जाएगा। फिर 2 से काटिएगा इसको, ये कट जाएगा 35 मरतबे। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटेगा कितना मरतबे, 7 मरतबे। और फिर 7 से काटिएगा तो 1 मरतबे पूरा कट जाएगा। मतलब मेरा संख्या था इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में टूट गया। कह रहा है कि इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करे, किसको, 140 को। तो लिखिएगा 140 अब बराबर, ये देखिए क्या लिखा गया है, जो है जिस प्रकार उसको लिख लीजिए, 2 गुने 5 गुने 7। ये अभाज्य गुणनखंड जो था ये इसके गुणनफल का रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 2 कै बेर है, 2 बेर। तो इस पर भी कुछ नहीं तो एक घात, इस पर भी कुछ नहीं एक घात। जब सेम जो है ना, बेस सेम हो तो उसके घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हो जाएगा, जब बेस सेम है तो इस घात को जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा, 2। मतलब 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, पर उस तरह नहीं लिखना है, हमें इसके घात के रूप में लिखना है। तो हो जाएगा कितना, 2 के पावर 2। अब गुने 5 है, ये अकेले है तो इस पर लिखेंगे 5 के पावर 1, कोई कुछ है नहीं। और गुना 7 का एगो है, 7 एगो है तो 7 के पावर 1। यही मेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप का हो गया और ये है मेरा आंसर। पहला प्रश्न का ये हो गया आपका आंसर, आसान था। उसी प्रकार से चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आपका दूसरा प्रश्न है 156 और फिर 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे भाग जैसा। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 के जो है 2 से 156 कितने मरतबे कटेगा, तो 2 सत्ते 14, 1 2 अठे 16, 78 मरतबे। और फिर 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा 2 तिहाई 6 और 2 नवा के 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से लगाइएगा 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब फिर 3 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 13 से। तो 13 से लगाएंगे 13 एकम 13, पूरा मेरा कट गया। अब फिर क्या करना है, उसी तरह लिखिएगा 156 और बराबर जो जो संख्या है उसको लिख लीजिए। 2 आया है, फिर गुना में 2, फिर लिखेंगे 3, फिर 13। एक नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक को गुना करने पर संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए। अब देखिए 2 कै बेर आया है, 2 बार, तो इसको लिख लीजिए 2 के पावर 2। 3 कै बेर है, 1 बेर, 3 के पावर 1। 13 कै बेर है, 1 बेर, 13 के पावर 1। यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड भी कर लिए और उस गुणनखंड को गुणनफल के रूप में भी लिख लिए। बहुत आसान है। अब चलते हैं इसी प्रकार के आगे के प्रश्न पर। प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग कुछ थ्योरी को भी सीखेंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो बहुत जरूरी है इस प्रश्नावली के लिए, 1.2 के लिए, चाहे आने वाले सभी प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा अपना आगे का 3 नंबर का प्रश्न, और ये 3 नंबर का प्रश्न है आपका 3825। जिस प्रकार से 1 नंबर 2 नंबर बनाए हैं उसी प्रकार से ये भी बनेगा। देखिए 3825 और इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। सबसे पहले कितना से लगाए, देखिए 2 से तक कटेगा नहीं,
नहीं कटेगा, अंतिम न जीरो है न कोई सम संख्या है। 3 से कटेगा तो 3 से कटने के लिए ना संख्याओं को जोड़िए। देखिए 5 2 7, 7 3 10 और 10 8 18, जोड़ने पर हमें 18 आया। क्या 3 के पहाड़ा में 18 आता है? आता है। तो इसका मतलब 3 के पहाड़ा में 18 आता है, चाहे 3 से 18 कटता है तो ई भी संख्या 3 से कटेगा। 3 से लगाइए, 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है तो 8 से कम 6 आता है, 3 दूना 6, फिर 2 बच जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, ये पूरा 3 से कट जाएगा। फिर क्या 3 से कटेगा? तो फिर जोड़ लीजिए, 2 1 3, 3 और 7 10 और 10 5 15, मतलब 15 3 से कटता है तो ई संख्या भी 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, समझे? 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। क्या ये भी कटेगा 3 से? तो जोड़िए, 4 2 6, 6 5 11, 3 से 11 नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 अठे 40, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिएगा कट जाएगा 17 मरतबे, फिर 17 से काटिएगा कट जाएगा 1 मरतबे, 17 एकम 17। उसी तरह लिखिए 3825 और बराबर में लिख लीजिए 3 आया है 2 बेर, 5 भी आया है 2 बेर, 17 आया है 1 बेर। अब इसको लिख लीजिए 3 कई बेर 2 बेर तो 3 के पावर 2, 5 कई बेर 2 बेर तो 5 के पावर 2 और 17 कई बेर 1 बेर तो 17 के पावर 1। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इस प्रकार से बना, यही इसका आंसर गुणनफल के रूप में लिख लिए, समझे? उसी प्रकार बना। फिर ये 4 नंबर प्रश्न बनाते हैं। आपका 4 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न है 5005। अब इसको लिखिए 5005। ये तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले कितना से कटेगा? कटेगा तो 5 से, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, कट गया। अब ये 5 से कटा, फिर सोचिए कितना से कटेगा? तो 5 से कोनो, अब ऊपर के ही कोनो संख्या को सोचना है। अब क्या करते हैं, इसको सोचिए इसको कितना से काटा जाए। इसको 7 से काटिए, क्या 7 से कटेगा? कट जाना चाहिए 7 से। 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 7 त्रिका 21, कट गया। क्या ये भी 7 से कटेगा? तो 7 से ये नहीं कटेगा। तो 7 से नहीं कटेगा तो क्या 11 से कट जाएगा? 11 से कट जाना चाहिए। 11 एकम 11, बचेगा 3, 11 तिया 33, कट गया पूरा संख्या। अभी फिर 13 से काट दीजिए, इसको कितना मरतबे? 1 मरतबे। बस इस सब प्रश्न को देखना है किससे कट रहा है। अब लिखिए 5005। अब इसको लिखिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अभी तो हला ही नहीं है, इसको लिखेंगे तो 5 एक बार आया, 7 भी एक बार आया, 11 भी एक बार आया, 13 भी एक बार आया। तो यह हो गया आपका आंसर। बताइए, कुछ था प्रश्न में? एकदम आसान है और आसान है प्रश्न, आसान और एकदम आसान, समझिए। तो बने रहिए पूरा वीडियो। अब देखिए एक एक प्रश्न को इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलते हैं अब आगे का प्रश्न पर। ये हो गया आपका 3 नंबर, 4 नंबर। अब जो है अपना प्रश्न है अंतिम 5 नंबर, और उसके बाद चलेंगे कुछ थ्योरी पर, कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि ताकि उसके आगे मेरा प्रश्न बन जाए। तो आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। देखिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 5 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न है 7429। अब इस प्रश्न को उसी तरह देखिए, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो जोड़िए इसको, 7 4 11, 11 2 13 और 13 9 22, ये भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले कितना से इसको काटा जाए? सबसे पहले जो है ना, इसको पहले लिख लीजिए आप 7429। अब ये जो है ना नहीं कटेगा, सबसे पहले इसको काटिए, 17 से काटिए। 11, पहले 11 से देख लेते हैं, 7 2 9 9 4 13, नहीं कटेगा। 13 से भी शायद नहीं कटेगा। 11 सीधा 17 से काटिए इसको, क्योंकि हमने इसको पहले काट कर देखा था। ये आपका कट जाएगा 17 से। तो 17 से काटिएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68 और 6 हो जाएगा, 17 चौका 68, तो 17 3 51, 51 लगा लीजिए भाग। जब ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो 7429, 17 चौका 68, 14 में से 8 घटेगा 6, कट जाएगा 2, 17 3 51, 1 1 17 पचे 85, 17 6 102, 17 7 119।
मतलब कि 100 मतलब 437 मरतबे कटेगा। अब फिर काटिए, क्या फिर कटेगा 17 से, ये 17 से काटिएगा इसको, तब ये 17 से शायद नहीं कटेगा। 17 दूनी 34, 13 में 4 घटेगा 9 7 नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। 19 से काट के देखिए, 43 7 19 दूनी 38, 13 में से 8 घटेगा 5 कट जाएगा, 19 को 19 19 दूना 38 19 के 57 जी, 19 मरतबे कट जाएगा। 19 से लगाएंगे 23 मरतबे, और फिर 23 से लगाइएगा तो 1 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। बस प्रश्न को हमें काट लेना है, देखना है कितना मरतबे कटे, और कटने के बाद तो प्रश्न बन गया 7429। यही है जी 7429। बराबर में लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। आया तो है 17 एक के बार, 19 आया है एक के बार, 23 भी आया है एक के बार। यह आपका हो गया आंसर। अब ये था आपका पहला प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसी में से प्रश्न कोई रिपीट करेगा आपके एग्जाम में, समझे? तो इसको समझना है अच्छे से और बनाना है साथ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, बने रहिए इसी प्रकार। ये रहा अपना आगे का प्रश्न। प्रश्न है कि पूर्णांकों के 2 नंबर का प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। मतलब कहने का आशय इसका लसा मसा निकालना है, इसकी तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। और इससे आगे प्रश्न बनता है नए पैटर्न के अनुसार परीक्षा में, समझे? तो इसको भी समझना है। सबसे पहले इसका लसा मसा निकालना है, और फिर कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल वो होगा एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर। चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं, एकदम बने रहिए। प्रश्न है आपका पहला प्रश्न 26 और 91। अब इसका क्या कह रहा है कि आप जो है सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाले, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, सभी किताब है आपके पास, पलट कर देख लीजिए, यही प्रश्न है हूबहू। अब देखिए क्या कीजिए, यहां पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे अब क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 का पहले गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइएगा 13 मरतबे, 13 से लगाइएगा तो 1 मरतबे कट जाएगा। उसी तरह 91 का निकाल लीजिए, 2 से लगाइएगा, सॉरी 2 से तक लगभग नहीं कटेगा, 7 से लगेगा सीधा, 7 से लगाएंगे 13 सते 91, और इसको 13 से लगाइएगा 1। अब क्या करना है, अब 26 लिखिए, 26 बढ़िया से एकदम प्यार से लिखना है 26, इसके बराबर में अंकवा लिख दीजिए 2 गुना में 13, समझे? फिर 91 लिखिए इसके नीचे, बराबर लिख लीजिए 7 गुना में 13, लिख लीजिए। अब देखिए कुछ बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कह रहा है कि जब भी हमें लसा मसा निकालना होगा ना, तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में हल कर लेंगे और इसी प्रकार से मान लिख लेंगे। अब कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम, मतलब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब मसा और लसा निकालना है। हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले मसा और लसा निकालेंगे। तो सबसे पहले मौसा निकालेंगे, मतलब एचसीएफ निकालेंगे, कितना कितना का, 26 का कौमा 91 का, इस तरह लिख लीजिएगा। अब बराबर कैसे निकालेंगे, कैसे, देखिए बोर्ड पर कैसे निकालेंगे। देखिए एचसीएफ मतलब होता है, एचसीएफ मतलब कहने का से इंग्लिश में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो कॉमन वाला मान जो इस 26 में भी हो 91 में भी हो। कौन ऐसा संख्या है जो 26 में भी है और सबसे बड़का होना चाहिए वो संख्या, 26 में भी है 91 में भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट मतलब है बड़का, महत्तम समापवर्तक बड़का मान कौन जो है 26 में भी है 91 में भी है। देखिए, और जो कॉमन, कॉमन कहने का आशय कि एकरो में हो और वह चीज एकरो में हो, वह कॉमन होता है। जिससे मान लीजिए कि गांव में एगो भोज चल रहा है, तो भोज चलता है तो छोट छोट लड़का सब एगो जो है ना पात जो समझते हैं जहां भोज खाया जाता है बैठ के, उसमें 2 गोरा बैठ जाए, मतलब कि एक एगो व्यक्ति 2 बेर बैठ के खा ले,
तो क्या व्यक्ति दो गो हो गया कि एक गो है? व्यक्ति तो एक गो है, मतलब इस बात में भी व्यक्ति एक गो है, मतलब वह कॉमन है जो एहू में था एहू में था। उसन के इन दोनों में खोजिए कौन संख्या है जो 26 में भी है 91 में भी है। तो संख्या कौन है? तो 13। देखिए वो संख्या कौन है आपका? 13 जो दोनों में है। और जो दोनों में है ना वह होता है HCF। तो HCF कितना हो जाएगा? 13। ये सब भार में जाए, हमें उससे मतलब नहीं है। HCF में हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमें मतलब किससे होगा? तो जो दोनों में होगा उसी से। तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 13। तो हमारा HCF आ गया 13। अब का एलसीएम बताइए, कहे कि दोनों निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम मत होता है, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कहने का से छोट मान, छोट मान, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम जो ओहू में हो एहू में हो, सबसे छोट से छोट मान तक हम उसको लिखेंगे। अब देखिए लसा किसका निकालना है? 26 का, 91 का। ध्यान से समझिए, लसा में होता है जो मान मिले चाहे न मिले, दोनों को लिखेंगे। देखिए ऊपर दू है, ए में दू है, कहीं नहीं तो दू लिख लीजिए जगह, हो चाहे नहीं हो हमें उससे मतलब नहीं है। मिलेगा तब भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तब भी बेचारा के लिखेंगे। दू दू कहीं नहीं मिल रहा था, ए में कहीं, देखिए इसमें ध्यान देना है, इस वाला में 26 91 में दू अकेले था तो दू लिख लिए। अब देखिए 7 अकेला है तो 7 लिख लीजिए। अब 13 दू गो है तो क्या दू गो 13 लिखे? नहीं, जो मिल रहा है उसके लिए एक बार लिखना है उसको, और जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिख लीजिए, और जो मिल रहा है उसके लिए एक बार लिखना है। तो देखिए एहू में 13 एहू में 13, तो 13 एक बार लिखेंगे। अब गुना कर लीजिए इसको, 7 दूनी 14, चाहे ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 7 से 13 में गुना करेंगे, 13 पचे 65, 13 से 78, 13 सत्ते 91, 91 में 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 182। मतलब हमारा लौसा कितना निकल के आ गया? 182। और मौसा कितना आ गया? 13। एक बार और ध्यान से समझिएगा, मौसा वह मान होता है जो दोनों में मिले और सबसे बड़का हो, और लौसा जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। समझे? तो ये तो यहां तक का बात हो गया। HCF और LCM ज्ञात करे, पर कह क्या रहा है? आगे कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कौन दूगो संख्या हमारे पास 26 91 दूगो संख्या दिया गया है, इस संख्या का गुणनफल जो होता है ना, इसी का HCF गुने LCM के बराबर होता है। समझिए, और ये वो प्रमेय है, थ्योरी है, सूत्र है, आपको सूत्र है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल, यहां लिख लीजिएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल इतना आसान और इतना मतलब बेहतर तरीका से कोई नहीं समझाएगा आपको। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर में लिखिएगा क्या? HCF और गुना में LCM। समझे? अब कौन दूगो संख्या, तो जो दूगो संख्या का लसा मसा निकाले हैं उसका कौन कौन? 26 91 लिख लीजिए, 26 और गुणनफल मतलब गुना करना है 91 और बराबर HCF कितना आया है इसका? HCF 13 लिख लीजिए, और गुना LCM कितना आया है? 182 लिख लीजिए। अब गुना कर लीजिए, 91 में गुना करना है 26 से, गुना कर लीजिए, सबको गुना करने होता होगा 6 एकम 6, 9 छक 54 और 2 9 दूना 18। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यानी 2366 आया इसको गुना करने पर। अब फिर आगे देखिए, अब उसको भी गुना कर लीजिए, 13 से गुना करना है 182 में, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 आठ 104, 104 और इनमें के हासिल कितना था? 2, तो 104 और 2 106, 106 के 6 हासिल 10 और 13 एकम 13 और 10 23, चाहे इसे गुना कर लीजिए। देखिए कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों को गुना किए तो वो जो मान होगा ना HCF और LCM के मान के बराबर आएगा। तो देखिए, तो दो संख्या का गुना किए तो आया 2366, आयकर HCF LCM को गुना किए तो आया 2366। मतलब ये मेरा जो है क्या हुआ? सत्यापित हुआ, जांच हो गया कि एक दो संख्या का जो है ना मान जो होगा, गुणनफल जो होगा
लौसा गुने मौसा के बराबर होगा। आया कि नहीं समझ में? आसान था, एकदम आसान तरीका से बताया गया। पहले लौसा मौसा निकाल लेना है, इस पर ध्यान रखना है। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे और मान निकलेगा। और हमेशा ध्यान रखना है, ये सिर्फ दो गो संख्या वाला पर लागू होता है। अगर तीन गो संख्या लिख दे तो उस पर लागू नहीं होगा, सिर्फ दो गो संख्या होगा उस पर लागू होगा, ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये रहा अपना आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है, ध्यान रखिए, 510 और 92। फिर उसी तरह लौसा से निकालना है और फिर इस पर जांच करना है। तो लिख लेंगे सबसे पहले 510 एक तरफ लिख लीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर लगाइए तो 2 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो उसके लिए जोड़ लीजिए। 5 5 10, 2 12, 12 3 से कटता है तो यो कटेगा। 3 8 24, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 और 3 5 7 35, 17 5 85 होता है। अब 17 से काट दीजिएगा, एक मरतबे कट जाएगा। उसी तरह लिखिए 92 और इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से लगाइएगा 23 और फिर 2 से 23 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 1। 2 से लगाए, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 से लगाए 23, कट गया, और 23 से 23 ये एक मरतबे। अब उसी तरह लिख लेना है 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 और गुने 17। और उसी तरह 92 का हल किए हैं तो कितना आया है 2 गुने 2 और गुना 23। इसको लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लेना है, 2 गुना 23 यही आया है। अब क्या करना है, सबसे पहले लिखना है HCF कितना कितना का, 510 का और 92 का। यही ना कहा है कि HCF निकालिए। तो HCF में ध्यान देना है, जो सबसे बड़का मान होगा और दोनों में मिल रहा होगा, जोन जोन दोनों में मिलेगा ना उसके लिए एक बार लिखेंगे। देखो क्या क्या मिल रहा है, इसमें 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक 2 हो जाएगा। और कुछ है इसमें 3 है, मैं कहूँ 3 है नहीं, 5 है इसमें कहीं 5 है नहीं, 17 है इसमें कहीं 17 है नहीं, सिर्फ 2 मिल रहा है, मतलब कि इसमें HCF कितना हो जाएगा 2। अब उसी तरह लिखेंगे क्या, LCM। एलसीएम कितना का, 510 का और 92 का। अब एलसीएम जो मिल रहा है उसको लिखो एक बार। तो ई दो के बदला, देखिए ये 2 के बदला लिख लिए 1 2, फिर गुना। अब ई 2 है नहीं तो अब इसको लिखिए, अकेले है इसका मतलब छोड़ छोड़ देंगे, लिखेंगे इसमें एलसीएम में। अब ये 3 है तो इसको भी लिखिए, 5 है इसको भी लिखिए, फिर 17 है, फिर 23 है, सबको लिखिए। फिर गुना करना है सबको, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 में गुना कर दीजिए 17 से 23 में, 17 दूनी 34, 17 3 51 के 1 हासिल 5। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39, ये आया। अब इसको गुना कर लीजिए, 0 6 एकम 6, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18, 18 5 23, यानी कि 23 460। ये हो गया आपका 23 460। मतलब इसका हम लोग HCF भी निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए। अब ए पर चेक करेंगे, यही पर चेक करेंगे, लिखेगा क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, समझे। अब दो संख्या कितना कितना है, एगो संख्या 510, दूसरा संख्या 92, अब बराबर इसका लौसा कितना आया है, भले मौसा, तो मौसा आया है 2 और एलसीएम कितना आया है 23 460। अब इसको गुना कर लीजिए, 510 में गुना करना है 92 से, 0 2 5 दूना 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, कितना आया, गुना करने पर 46 920। इसको भी गुना कर लीजिए, 0 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूना 6 2 दूनी 4 आ गया। इधर आ गया 46 920, 46 920 दोनों में, तो ये भी मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ये भी अपना क्या हो गया, सत्यापित। आया समझ में।
कितना आसान प्रश्न है, और इसका नोट करना है, साथ में बनाते चलिए, देखते चलिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। हमेशा इसी तरह बनाना है आपको, पर एग्जाम में भी है और कहीं भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न। प्रश्न है 336 और 54, उसी प्रकार से निकालेंगे। 336 का क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कर लीजिए। 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16। 2 एकम 2, 1 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाइएगा 8 4, फिर 2 से लगाइएगा 4 2, फिर 2 से हो जाएगा 21। अब 3 से लगाइएगा 7, और लास्ट में एक और 7 से लग जाएगा। उसके बाद है 54। अब 54 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाइएगा 27, फिर 2 से लगाइएगा, सॉरी 2 से नहीं, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 9, और फिर 3 से 3 तिहाई 9, और फिर 3 से लगाइए एक मरतबे। अब इसको लिख लीजिए। 336 को पूरे हैं तो कितना आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर आया है 3 गुना में 7, और फिर 54 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, बस यही आया है। अब क्या करना है कि सबसे पहले HCF निकालना है, कितना कितना का, 336, 54 का। तो HCF में कौन मान, वो मान जो दोनों में होता है। तो देखिए, तो दोनों में कौन कौन मान हो रहा है, जो दोनों में कौन कौन मान मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 2 मिल रहा है, तो लिख लीजिए 2, और मिल रहा है 2, और 2 नहीं है, पर एक और 3 3 मिल रहा है, ये तो एक और लिख लीजिए 3, यानी कि हमारा HCF आ गया 6। अब लिखेंगे LCM कितना का, 336 का 54 का। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। अब क्या कीजिए, देखिए जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। मिल रहा है 2, फिर ये सब 2 नहीं मिल रहा है तो सब लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2। अब ये 3 3 नहीं, एगो है 3 मिल रहा है तो एगो 3, इसके लिए एगो 3 लिख लेते हैं, पर ये 3 नहीं मिल रहा है दोनों, तो इसको लिख लीजिए 3 गुने 3, और एक और था 7। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 हो जाएगा गुने 3 तिया 9, और 9 सटे 63, ये हो गया। अब इसको गुना कर लेना है। अब इसको जब गुना कर लीजिएगा, देखिएगा आगे, आगे जो है निकाल कर लिख लीजिए। अब इसको गुना कर लेना है, 48 में 63 से गुना कर लेना है, 48 में 63 से। 8 त्रिका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 28, जोड़ लीजिए 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 2 और 1 3, यानी आ रहा है कितना, 3024। अब जो सूत्र हम लोग जानते हैं, जिस पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है, वो सूत्र क्या, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर में HCF गुना LCM, बस गुना कर देना है। पहला संख्या है 336 और दूसरा है 54। अब देखिए HCF कितना आया, HCF आया 6, LCM कितना आया, तो 3024, देखिए 3024। अब गुना कर लीजिए इसको, इसमें 336 में गुना करना है 54 से, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 और 8 और 1, मतलब 18 144 आया। अब उसको गुना करते हैं, देखते हैं इसको गुना करने पर कितना आ रहा है। यहाँ बराबर 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, यहाँ 1 हो जाएगा, 6 3 18। देखिए आ गया कि ना दोनों तरफ मान, और हमें यही सत्यापित करना था। मतलब कि इसका लसा इसका मसा निकाल लीजिए और दोनों संख्या को गुना कीजिए और लसा मसा को गुना कीजिए, तो दोनों मान बराबर आ जाएगा। और प्रश्न कैसा लगा ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं बताना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न है आगे अपना 3 नंबर, और ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM निकाले।
ये रहा वो प्रश्न 12, 15, 21, दूसरा है 17, 23, 29 और तीसरा है 8, 9, 25। और इसका क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीधा HCF और LCF। अभी तक हम लोग 2 गो संख्या के निकाले, एक गो संख्या का है 3 गो है, इसको भी बनाते हैं। और ये भी आसान है। देखिए पहला प्रश्न कितना है? 12, 15, 21। अब उसी तरीका से सबको अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए। 12 का लगाइएगा 2 से 6, फिर 2 से लगाइएगा 3, और लास्ट एक और 3 से लगाइए 1। फिर 15 है, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए। 3 से लगाइए 5, और लास्ट एक और 5 से लगाइए 1। और फिर है 21, 21 का 3 से लगाइए 7, और फिर 7 से लगाइए, कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को देखिए लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, लिख लेना है इसी प्रकार से। फिर है 15, 15 को लिख लीजिए 3 गुना 5, और फिर है कौन? 21, 21 को लिख लीजिए 3 गुना 7। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है HCF। लिखेंगे HCF कितना कितना के? 12 के, 15 के और 21 के। तो देखिए HCF कौन मान होता है? जो सब में मिलता है, सब में मिलता है वह मान। बताओ कि 2 इसमें है, इसमें 2 है नहीं, 3 है, इसमें 3 है, तो जी देखिए 3 जो है ना, तीनों में मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये सब मिल रहा है, ये सब नहीं मिल रहा है। HCF तीनों में मिलेगा वही होगा, HCF तीनों में मिलेगा वही होगा। अब देखिए लिखते हैं LCM। LCM क्या होगा? किसका किसका? 12 का, 15 का, 21 का। देखिए क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो 3 मिल रहा था, वो लिख लो। तीनों के बदला 1, जो मिलता है उसके लिए 1 बेर, और नहीं मिलता उस सबको लिख लीजिए। देखिए दोनों 2 है और कहीं नहीं, दोनों 2 लिख लीजिए। 2 गुने 2 नहीं मिल रहा, उसको भी लिखेंगे। 5 को भी लिख लीजिए, और गुना 7 को भी गुना कर लेना है। 3 गुना 6, 3 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे 420। आ गया कि नहीं? बस आसान था। जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब लिखेंगे LCM के लिए। HCF के लिए जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, वो सब में मिलना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अपना दूसरा प्रश्न है कितना? 17, 23 और 29। अब क्या करना है? निकालिए। पहले 17 का निकालिएगा, तो लगवे नहीं करेगा, 17 से ही सीधा लगेगा। और 17 से लगेगा कितना मरतबे? 1 मरतबे। यहां से बना रहे हैं, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा इधर। फिर 23, 23 का भी निकालिए, 23 का भी नहीं लगेगा, 23 से लगाइएगा 1 मरतबे। 29 है, इसका भी नहीं लगेगा, इसका भी भाग सीधा 29 से लगेगा 1 मरतबे। मतलब 17 का जो है ना, इसको 17 लिखिए। 23 का गुणनखंड किए तो 23 से आया, 29 का गुणनखंड किए तो 29 से आया। तब बताइए HCF कौन होगा? HCF कौन कौन? 17 का, 23 का, 29 का, कौन कौन होगा? कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो सबके गुणा में तो 1 होता है कि नहीं? 1 होता है, तो 1 मिल रहा है। मतलब कि जब किसी का कोनो मान नहीं मिले ना, तो HCF 1 होता है। HCF 1 होता है। LCM, तो LCM मिले चाहे नहीं मिले, उससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिख लेंगे इसी तरह। कौन कौन अंक हो जाएगा? 17 गुने 23 गुने 29। अब बस गुना कर लेना है। 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, गुना 29। 39 में गुना कर दीजिए, 900, सॉरी, इसको गुना किए हैं तो 391 आया है। 17 3 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, और उसमें गुना कर दीजिए 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 8 3 का 24, और 24 8 हो जाएगा 32। 2 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, ये ना हो जाएगा 9 दूना 18, 3 6 7, 9 2 1 3, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11। मतलब कितना आ रहा? 11,039। आया समझ में? मतलब गुना कर लेना है। ये भी प्रश्न बन गया। अब बताइए कुछ था प्रश्न में? नहीं था कुछ प्रश्न में। क्या करना है? जो मिले नहीं मिले उसको लिखना है LCM में, और जो सिर्फ मिलेगा उसको लिखेंगे HCF में। अब चलते हैं उसी प्रकार से। ये रहा अपना एक प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर भी प्रश्न उसी प्रकार से बनेगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर जो प्रश्न है वो है कितना? 8,
9 और 25, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 8 का कीजिएगा तो 2 से होगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2 और लास्ट में 2 से लगा दीजिए 1। 9 का कीजिएगा तो 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाइएगा 1। 25 है, 25 में 5 से लगाइए 5 और फिर 5 से लगाइएगा 1, मतलब 8 का कितना आया 2 गुने 2 गुने 2। 9 का कितना आया 3 गुने 3। 25 का कितना आया 5 गुने 5। मतलब HCF कितना कितना का 8 का 9 का 25 का, बताओ कितना आया। तो HCF जो तीनों में मिलता है, बताओ तीनों में कुछ मिल रहा है, 2 है इसमें, में 2 नहीं है, ए में 3 है, ऐसा में 3 नहीं है, ए में 5 है, में 5 नहीं है। HCF कुछ नहीं था 1, अभी बताए। और एलसीएम कितना कितना का 8 का 9 का 25 का। एलसीएम वो मान होता है जो मिलता है, नहीं मिलता है सब, इनमें कुछ नहीं मिल रहा है, सबको लिख लीजिए। 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3 और फिर 5 गुने 5। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 तिया, ऐसे गुना करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे लिख लेते हैं 8, और ये सॉरी देखो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200 और गुना 3 तिहाई 9 और 9 गुना हो जाएगा कितना 1800 आंसर आ गया समझ में। प्रश्न में कुछ है नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, अपना क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिएगा, ये है कि HCF कह रहा है 306 और 657 का HCF 9 है, तो कह रहा है कि एलसीएम इसी का ज्ञात कीजिए। तो इसको जो है ना समझने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी को समझेंगे, कुछ बात। अभी हम लोग लिखे थे एक सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर में क्या लिखे थे एलसीएम गुना HCF, यही लिखे थे हम लोग, एलसीएम गुना HCF। अब जो है देखिएगा इसमें, अब इस जो है ना दो गो संख्या, इसको हम आसान बनाने के लिए लिख लेते हैं इसी को कि एगो होगा पहली संख्या, एगो क्या होगा पहली संख्या, और दूसरा होगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। आप उस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं कि दो गो संख्या है, वो पहली एगो दूसरी, यानी गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बराबर में लिखिएगा क्या एलसीएम गुने HCF, चाहे हिंदी में इसी को लिख सकते हैं लौसा गुने मौसा, हिंदी में लिख लेते हैं क्या लौसा गुने मौसा। अब देखिए इससे कुछ सूत्र निकलता है, उस सूत्र को ध्यान रखना, याद करना है हमेशा। अगर आपको जो एगो मेन सूत्र हो गया, अब एक सूत्र लिखते हैं कि अगर आपको कहेगा पहली संख्या निकाले, कौन संख्या निकाले पहली संख्या, तो आप क्या कीजिएगा दूसरी संख्या को इधर भेज दीजिए, तो उन्हें पहले से क्या है लस गुने मस, अब बट्टा में कितना हो जाएगा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, समझे। मार्कर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये लिख दिए हम लोग। अगर पूछ देगा आपसे, दूसरा सूत्र बनता है कि अगर आपसे पूछ देगा कि दूसरी संख्या क्या होगा, आप दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या बताने के लिए इसका भी सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा, ई वाला उधर भेज दीजिए, तो उधर ऊपर लस गुने मस होगा ही, अब बट्टा में क्या होगा देखो ई है, ई वाला जो है इसका मान निकालना है, तो ई हटाना होगा, ई गुना में नहीं जाएगा, तो भाग में, तो भाग में कितना हो जाएगा पहली संख्या, आ रहा है समझ में पहली संख्या। अगर आपसे कहा है कि लौसन निकालने का क्या सूत्र होगा, किसका लौसा का, तो लौसन निकालने का सूत्र होता है, अब इसका मान निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर पहले से क्या है, इधर है पहले से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, बट्टा में क्या हो जाएगा, अब लौसन निकाल रहे हैं तो मौसन नहीं आ जाएगा, इधर लिख लीजिए मौस। ये सूत्र याद रखना है, बहुत जरूरी सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर मौसन निकालना हो तो मौसन निकालने के लिए क्या करेंगे, हैकरा लौसा को इन्हें भेज देंगे, तो इन्हें हो जाएगा पहली संख्या, ऊपर तो है नहीं पहली संख्या, और गुना में कितना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या,
अब बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा लॉस। तो ये चारों सूत्र आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और इससे प्रश्न आपका बहुत सारा बनता है। अब जो है चलते हैं इसमें आगे। अब प्रश्न का अनुरूप आते हैं, इसमें लिख लीजिए, प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसको लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। मन है तो लिख लीजिए कि पहली संख्या अगर अच्छा से लिखने का मन है तो लिख लीजिए पहली संख्या मान लीजिए 306, अभी सूत्र का अनुरूप बताए हैं। दूसरी संख्या मान लीजिए किसको, दूसरी संख्या आप मान लीजिए 657 को। अब देखिए ये दोनों का HCF मतलब कि मौसा कितना आया है 9, तो कह रहा है एलसीएम निकाले, क्या निकालने के लिए, लौसा। तो बताओ तो अभी हम लौसा का क्या सूत्र लिखे थे, तो लिखे थे सूत्र पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, नहीं तो आप वो बड़का सूत्र पर एक के ऊपर कैसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, पर इससे डायरेक्ट निकलेगा। अब बट्टा में हो जाएगा मौसा। अब देखिए पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या कितना है 657, अब बट्टा में मौसा कितना है 9। अब 9 से काट दीजिए जो कट रहा है, क्या ये कटेगा, 6 5 11 7 18, इसी काट दीजिए, 9 7 63, 2 9 3 27, 306 गुने 73। अब इसको गुना कर दीजिए, 306 में गुना करना है 73 से, 6 3 18 के 8 हासिल 1 और हो जाएगा 3 तिहाई 9, 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 7 3 का 21, 8 3 9 4 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 और 2, यानी पूरा गुना करके आ रहा है 22,338। बाद बाकी आप प्रश्न को देख सकते हैं, गुना अगर ऊपर नीचे हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीख पा रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, समझे। और इसी से आपसे पूछ सकता है कभी कि पहली संख्या निकाले तो याद रखना है सूत्र, मौसा पूछ देगा तो वही याद रखना है सूत्र, दूसरी संख्या याद रख पूछ देगा तो यही सूत्र याद रखना है कि कैसे बनाना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आगे है प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब कहने का आशय क्या है कि 6 का अगर हम गुणनखंड करें, चाहे 6 के साथ पावर में ऐसा कोई भी संख्या बनाए, तो क्या वो संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहां लिख दे 8, अगर 8 को ना 0 पर समाप्त होना है, कोई भी संख्या में 0 लाना है, तो उसमें कौन कौन दो अंक का होना बहुत जरूरी है। ध्यान से बात सुनिएगा, कह रहा है कि 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब कि उसके अंत में 0 आ सकता है। तो 0 किसी संख्या के अंत में कब आता है, जैसे बताओ इस 8 में हम 0 अगर लाना है, कौन ऐसा संख्या से गुना करे कि उसमें 0 आ जाए, कौन ऐसा संख्या से, चाहे ऐसा कौन दो संख्या होता है जिसको करेंगे गुना तो 0 आएगा, तो संख्या होता है 2 और 5। हमेशा याद रखना है कि किसी संख्या में 2 और 5 आ रहा है गुणनखंड करने पर, उस संख्या में 2 5 आ रहा है, इसका मतलब उसका अंतिम अंक 0 ही होगा। 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब देखो हम आपको एग्जांपल में बताते हैं, जैसे कि हम इधर 8 लिख दे और इधर हम लिख दे, आप बता देते हैं कितना, इधर लिख देते हैं हम 15, समझे। अब इस संख्या को गुना करना है और देखिए इस संख्या के अंत में 0 आएगा ही आएगा, कैसे, तो हम लोग तो पहाड़ा पढ़ेंगे 15 120, 120 के अंत में 0 आया कि नहीं, अरे तो आया, तो बताइए कैसे। तो देखिए अब 8 को तुरेंगे तो 8 में 2 आता है कि नहीं, 2 आता है, 15 में कितना आता है 3 5 आता है, तो क्या ये 2 3 मिल के 0 आया होगा, नहीं, ये 5 और एगो कोनो 2 मिल के कितना आया होगा 0, तब ना 2 में 5 से गुना करेंगे 10, एगो अंक 0 होगा। मतलब कोई भी अगर संख्या का अंक 0 पर समाप्त होगा, इसका मतलब उसमें 2 5 आना चाहिए गुणनखंड करने पर, यही पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं, और ये प्रश्न लिखने वाला है, ज्यादा कुछ है नहीं प्रश्न में। प्रश्न क्या करते हैं, लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन दीजिएगा, कह रहा है जांच कीजिए, तो लिखिएगा हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंक
जीरो पर समाप्त तब हो सकती है, समाप्त तब हो सकती है, तब हो सकती है, तब हो सकती है जब उसका, जब उसका उसका गुणनखंड, जब उस संख्या का, ऐसा लिख देते हैं, जब उस संख्या, जब उस संख्या का गुणनखंड, गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए। मतलब कहने का आशय, कोई संख्या का अंक जीरो पर कब समाप्त होगा, जब उसमें 2 और 5 आएगा तब। अब देखिए, अकेले कोई संख्या जीरो जो है ना, वो ऐसा संख्या है कि वो पूरा जीरो ला देगा, तो जीरो को नहीं सोचना है, अंक सोचना है, कोनो दूगो वो संख्या होगा 2 और 5। अरे सोचो ना, खुद सोचो, 2 5 5 दूनी 10, ऐसा कई वो संख्या है, और कोनो सोचो, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो हमें दिया है 6, पावर में कुछ हो रहा है, उससे भी मतलब नहीं है। इस 6 का लिखेंगे यहाँ पर, 6 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 आएगा, 2 3 6, 2 और 3 आता है, आता है, 2 और 3 आता है, पर आना कितना चाहिए था, 2 और 5, लेकिन 3 आया। तो क्या इसका अंक कहिए जीरो होगा, नहीं होगा, कहिए जीरो। 2 और 3 आता है, इसलिए, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, 6 की पावर n का अंतिम अंक, अंतिम अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऐसा समझ में, बस इसमें लिखना है और कुछ नहीं है। और एक बात समझना है, अगर मान लो कि हम ये जगह लिख दे, ऐसा कुछ अंक सोचते, हम यहाँ लिख देते हैं, आपको कितना बता दे, यहाँ पर लिख दे, ऐसा कोनो अंक लिख दे और उसमें 2 5 आए, तब उसका इकाई अंक पर कितना आएगा, जीरो आएगा। और इससे मान लो हम 8 लिख देंगे, तो 8 में कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2, क्या इसमें 5 आया, नहीं, तो उसके लिए भी यही बात लिखेंगे, 6 की जगह क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो इसको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है, कोई भी संख्या का इकाई अंक जीरो तब आएगा जब उसका गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 आएगा तब। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ये रहा वो प्रश्न। प्रश्न है कि व्याख्या करें कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्या वो होता है जिसमें कम से कम 3 गो संख्या से कटे। कोई भी संख्या अगर 3 गो संख्या, कम से कम 3 गो संख्या, ज्यादा से ज्यादा जितना संख्या से कट जाए, तो कम से कम 3 गो संख्या से कटे तो वो कहलाता है भाज्य संख्या। जैसे कि मान लीजिए 3 लिखे, तो 3 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, तो 1 से या खुद से तो कट ही रहा है, लेकिन एक और कोनो संख्या से कटता तो 3 कहलाता भाज्य संख्या। देखिए 4, 4 किससे कटना, कटना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा। तो कई गो संख्या से कट रहा है, 3 गो संख्या से, इसलिए कथी कहलाएगा, भाज्य संख्या। समझे, भाज्य संख्या कहलाएगा, कम से कम 3 गो संख्या से कटना चाहिए। देखिए बनाते हैं व्याख्या करने के लिए, और ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। प्रश्न 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। कॉमन अगर कोई संख्या होता है ना, इसका मतलब वो संख्या उसको काट देगी। जैसे हम देखो, हम यहाँ 8 लिखे अब प्लस 4, हम इनमें से ना 4 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 प्लस 1, मतलब ये 4 जो था ना, ये दोनों संख्या को काटेगा। देखो ये जोड़ेंगे, 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 को ये 4 कथी कर देगा, काट देगा, काट दे रहा है कि नहीं। मतलब कोई भी संख्या में से अगर कुछ कॉमन हो रहा है, इसका मतलब कि वो संख्या, वो कॉमन संख्या वो पूरे संख्या को काट देगी। तो देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ 13 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब 13 कॉमन हो जाएगा, तो 7 बचेगा और गुना में कितना, 11।
आई 13 कॉमन हो गया, प्लस है प्लस, आई 13 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा, 1, 13 कॉमन हुआ ना 13। अब उसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, इसमें से भी कुछ कॉमन है, देखिए कॉमन है कितना, 5, 5 कॉमन करेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, प्लस में 5 कॉमन हुआ तो 1 बचा, मतलब इसमें भी 5 कॉमन है। इसका मतलब जो संख्या कॉमन हो रहा है ना, एक्स्ट्रा संख्या, उस संख्या उसको काट देगी, उस संख्या को काट देगी, तो काट देगी तो इसका मतलब एगो तो पहले उस संख्या 1 से कट रहा होता, खुद से कट रहा होता, एक और संख्या कट गया 13 से, आई संख्या 5 से, तो भाज्य संख्या हो गया कि नहीं, हो गया। लिखेंगे कि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए। अतः ये संख्याएं 13, 5 से विभाज्य है, ये 13 से और 5 से विभाज्य है, अतः यह कौन संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। आ रहा है ना समझ में, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, नहीं तो थ्योरी वाला क्लास में, पहले के क्लास में बहुत अच्छे से डाल दिया गया है। और एक और बात, अगर आप जो है प्रश्नावली 1.1 नहीं किए हुए हैं तो उसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, उसको जाकर कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, और आखिरी प्रश्न, चलिए देखते हैं उसको भी। यह है अपना वो आखिरी प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये है एगो खेल का मैदान, और इसके कह रहा है चारों ओर एक वृत्ताकार, मतलब एक चारों ओर जो है ना एक वृत्ताकार पथ है, गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया, उसको जो है 18 मिनट लगता है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक रवि है, इसको लगता है 12 मिनट। तो कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लेते हैं कि दोनों जो है यहां से शुरू करता है, एक ही स्थान पर एक ही ओर, मतलब कि एक ही ओर, इस ओर, दोनों अगर इस ओर चल रहा है, एक ही ओर चलना, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक दूसरे को एक जगह मिलेंगे। मतलब कि हम वो चले वही जगह से, वो चले वही जगह से, मतलब कि सोनिया भी चली यहीं से, और रवि भी चला यहीं से, तो कितने समय बाद पुनः इसी बिंदु पर आके मिलेंगे, कितने समय बाद। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो ना, उसका लॉसन निकाल लीजिएगा, कितना है 18, इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 से तुर लीजिए 9, और 2 से तुर लीजिए, सॉरी यार 3 से लूटेगा, 3 से काट लीजिए 3, और फिर 3 से लगा लीजिए 1, 12 है, इसको भी 2 से लगाइए 6, 2 से लगाइए 3, और 3 से लगाइए 1, मतलब 18 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 3 गुने 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। एलसीएम निकाल दीजिए, लॉसा 18 और 12 का, तब मिल रहा है 2, तो इसके लिए एक बार 2, एगो 3 मिल रहा है तो इसके लिए एगो 3, और ये दोनों नहीं मिल रहा है तो दोनों उतार दीजिए। इसका लसा आ गया 3 दूना 6, 6 3 18, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट में वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो लिखिएगा क्या कि 36 मिनट में पुनः उसी बिंदु पर, मिलेंगे। आया समझ में। और ये प्रश्न हुआ अपना 1.2 का प्रश्नावली का खत्म। और वीडियो कैसा लगा, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, नए बच्चे हैं तो, और अपना जो है परीक्षा को मजबूत कीजिए। और हम
बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं और इसी तरह से समझाने वाला है। थैंक यू सो मच।